जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will have some practice questions on distribution of factory overhead costs to the production departments. Before that, I have already shared some videos with you regarding services department and production department costs. वो होप्स हो कि आप लोगों ने उनको देखा होगा कि जब हम लोग FOH की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक होती है डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक होते हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट और एक होते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो तो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वो तो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे असेंबली डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें प्रोडक्शन हो रही होती है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट है। तो वो प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो सर्विसेज दे रहे होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम लोग सर्विसेज डिपार्टमेंट कहते हैं। और जब हम लोग FOH रिकॉर्ड करते हैं और डिपार्टमेंटलाइजेशन और में या डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम FOH की शीट्स बनाते हैं या हम FOH को रिकॉर्ड करते हैं तो हम डिपार्टमेंटल FOH वर्किंग शीट भी बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियो शेयर की थी उसके अंदर भी ये सारा डिटेल में बताया था कि डिपार्टमेंटल वर्कशीट जो है वो किस तरीके से होती है। अच्छा, इसके अलावा जब हम लोग दोनों डिपार्टमेंट की शीट्स बना लेते हैं तो अल्टीमेटली हम लोगों ने FOH चार्ज टू प्रोडक्शन करना होते हैं और हमने ये देखना होते हैं कि FOH हर एक डिपार्टमेंट के कितने बनते हैं। तो उसमें जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है उनको भी हम लोग फिर किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो चूंकि सर्विसेज तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स को दे रहे होते हैं और अल्टीमेटली हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट निकालना होती है। तो उसके लिए हम लोग जाहिर है वो सारे के सारे जो सर्विसेज डिपार्टमेंट जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब ये इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम लोग आज के लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए से मजीद समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कॉन्सेप्चुअल जो भी आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। प्लस इसके अलावा मैंने कुछ इसके ऊपर एक्सरसाइजेज भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो मजीद एक्सरसाइजेज को लेके इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जब हम सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो भी FOH होते हैं जो सर्विसेज डिपार्टमेंट में हमें आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में जो जो फ्यूल का एक्सपेंस है ट्रांसपोर्ट का, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने सियालकोट की फुटबॉल इंडस्ट्री को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो फुटबॉल इंडस्ट्री में जाहिर है जो भी सिलाई करने वाले हैं, फुटबॉल को सिलाई करने वाले वो मजदूर है, लेबर है, उन लेबर को घर से पिक करते हैं, फैक्ट्री में लाते हैं और फैक्ट्री में उनसे काम लेते हैं, फिर घर से उनको चाहे वो दूर दराज के गाँव के इलाकों से आते हैं वो इसलिए उनको वहां पे वो प्रोवाइड वो उनको होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब उनकी जो कॉस्ट है, जो उस पे पेट्रोल लगेगा गाड़ियों के ऊपर, जो गाड़ियों की मेंटेनेंस होगी, जो गाड़ियों के ड्राइवर का खर्चा होगा, या इसके अलावा भी जो भी गाड़ियों के रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे किस डिपार्टमेंट को चार्ज किए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट किसको सर्व कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो फुटबॉल यूनिट को भी जो है वो सर्विसेज दे रहा है, उनके एम्प्लॉइज भी उधर आ रहे हैं, वो और जो प्रोडक्शन हो रही है जैसे क्रिकेट बैट बन रहे हैं, क्रिकेट बॉल बन रहा है, या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो भी उनको भी वो सर्विसेज दे रहा है। तो हम लोग फिर हर एक डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो FOH की कैलकुलेशन कर सके। वो मैं आज आगे चल के आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली एक्चुअल FOH होते हैं। और एक्चुअल FOH को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पहले हर एक डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, फिर हम लोग एक्चुअल FOH को सर्विसेज डिपार्टमेंट के FOH जो है वो हम लोग शिफ्ट कर देते हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर।
तो वो हम लोग किन बेसिस के ऊपर करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, क्या मेथड्स अप्लाई करते हैं, ये हम लोग जो है वो आज सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने एक्सरसाइजेस कुछ सेलेक्ट की हैं, जिसमें से हमारे पास जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैग की बुक जो है वो उसके 4th चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो मैंने 15th एडिशन में से सिलेक्ट की है, जिसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट कॉस्ट होती हैं वो किस बेसिस के ऊपर, कौन सी बेसिस के ऊपर जो है वो एलोकेट हो सकती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये बेसिकली क्या है कि फैक्ट्री की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी मेंटेनेंस करते हैं ये लोग ना। तो जैसे यहाँ पे गिफ्ट यूनिवर्सिटी की भी एग्जांपल लें तो ये क्लासरूम में लाइटिंग है, इसको देखना, फिर इसमें जो डेस्क वगैरह हैं इनकी मेंटेनेंस देखना, फिर इसके अलावा जो भी मेंटेनेंस वर्क हो रहा होता है उनको देखना। तो उनमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके अंदर जो भी खर्चा हो रहा है, उसके अंदर मटेरियल लग रहा है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो हम लोगों ने अल्टीमेटली किनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो हम लोग जो बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये चूंकि बिल्डिंग की मेंटेन कर रहा होता है, तो इसलिए इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लॉजिकल बेस हो सकती है कि किस बेस के ऊपर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, वो हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर फीट एरिया। मीन जिस डिपार्टमेंट के पास जितना स्क्वायर फीट एरिया होगा, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या कर दी जाएगी, उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी एक असेंबली डिपार्टमेंट है, एक मशीनिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। अब जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसका एरिया सबसे ज्यादा, उसमें मशीनें लगी हुई हैं, और असेंबली डिपार्टमेंट एक कमरे के पे ऊपर महदूद है जिसमें वो चीजें जोड़ते हैं, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी जो है वो हम लोग कहते हैं जी कि उसका भी एरिया कम है। अगर हम लोग बिल्डिंग मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, मशीनिंग में, असेंबली में, या किसके अंदर, जो जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। उस एरिया की बेस के ऊपर हम क्या कर देंगे, उसकी एलोकेशन कर देंगे। इसके अंदर जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो है रेशो प्रोपोर्शन का। आपने पढ़ा हुआ है ना 9th 10th में कि रेशो प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल ले लेते हैं, फिर हम लोग हर एक की, तो आगे चल के हम लोग इनकी कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सपेंस है तो हम ये देख सकते हैं कि उसकी मोर लॉजिकल बेस क्या हो सकती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो बिल्डिंग मेंटेनेंस की नॉर्मली जो बेस हो सकती है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग इसको एलोकेट कर सकते हैं, वो कौन सी बेस हो सकती है जी, हमारे पास एरिया। एरिया जो होता है, या स्क्वायर फीट आप कह लें, स्क्वायर मीटर कह लें, कुछ भी आप लोग, जो एरिया की बेसिस के ऊपर हम ये वाली कॉस्ट क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इंस्पेक्शन एंड पैकिंग, इंस्पेक्शन एंड पैकिंग जो है वो किस बेसिस के ऊपर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये बेसिकली चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे बेस कर सकती है। जितनी ज्यादा जिस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन होगी, वॉल्यूम होगा, उसके ज्यादा उसको वो वाले एक्सपेंसेस पड़ने चाहिए, और जिसकी वॉल्यूम या जिसकी प्रोडक्शन कम होगी उसको ये कम एलोकेट होने चाहिए। तो अगर पैकिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो हम लोग इसको जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं या डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, तो हम किस बेस पे करेंगे इनको, हम लोग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, कि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। मशीन रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन है। मशीन रिपेयर जो है वो चूंकि हम लोगों ने अब मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है, या डिफरेंट जिस जिस डिपार्टमेंट में जितनी मशीन्स लगी हुई हैं उसके ऊपर हमने डिवाइड करना होता है। तो जो सबसे लॉजिकल बेस बन सकती है इसकी, वो हो सकती है जी कॉस्ट ऑफ द मशीन, या वर्थ ऑफ द मशीन, या वैल्यूज ऑफ द मशीन। तो जो आप लोग नेट वैल्यू ऑफ द मशीन है, या बुक वैल्यू ऑफ मशीन आप कह लें, कि जो आपके अकाउंट्स के अंदर है, हमने कहा जी मशीनिंग डिपार्टमेंट में 10 लाख की मशीनरी पड़ी हुई है, और असेंबली डिपार्टमेंट में सिर्फ 1 लाख की मशीनरी पड़ी हुई है, तो फिर किसको ज्यादा कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट फिर किसकी ज्यादा होनी चाहिए, मशीनिंग डिपार्टमेंट की, रेदर देन किसकी, किसकी, असेंबली डिपार्टमेंट की। क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा वर्थ की मशीनरी पड़ी हुई है, हम ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट उसी को ही चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि
बेसिक लॉजिकल बेस क्या हो सकती है किसी एक कॉस्ट के लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। ओके, उसके बाद है जी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कॉस्ट है, जैसे फ्रेंच बेनिफिट्स हो सकते हैं या कोई भी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट हो सकती है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, हायरिंग, फायरिंग, एवेल्युएशन, ये वाले सारे काम कर रहा होता है ना। तो अब उसमें जो लोग बैठे हैं वो तो सर्विस ही दे रहे हैं ना, ठीक है कि नहीं। जैसे गिफ्ट यूनिवर्सिटी की एग्जांपल अगर आप लेते हो, तो यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, हायरिंग ऑफ टीचर्स में, हायरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर इस तरह से काम करता है। अब उनकी जो कॉस्ट है वो हम लोगों ने सारे टीचिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट अगर करनी हो तो किस बेस पे करेंगे, जो सबसे लॉजिकल बेस है वो क्या हो सकती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस के ऊपर ये वाली कॉस्ट है वो सबसे बेहतर एलोकेट हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ओके, उसके बाद है जी परचेजिंग। परचेजिंग जो है वो जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा परचेजिंग होगी उतनी ही ज्यादा कॉस्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट की उसको चार्ज करनी चाहिए। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये भी क्या है, एक सर्विसेज डिपार्टमेंट है। अब जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा परचेजिंग होगी हम क्या करेंगे, उतनी कॉस्ट उसको चार्ज कर देंगे। तो फिर ये क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स की बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस कॉस्ट को हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, या परचेज इनवॉइसेस की बेस के ऊपर कर सकते हैं, या नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स की बेस के ऊपर कर सकते हैं। तो जिस जिस डिपार्टमेंट की ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग होगी उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, जिसकी कम होगी उसको कम चार्ज की जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद क्या, शिपिंग। शिपिंग कॉस्ट किस पे होती है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर भी हो सकती है, या नंबर ऑफ शिपमेंट्स के ऊपर भी हो सकती है, या इसके अलावा वेट एंड साइज ऑफ द शिपमेंट पे भी हो सकती है। कि जिस, मिसाल के तौर पे हमने एक ट्रक भेजना है, अब एक ट्रक के अंदर अगर एक डिपार्टमेंट की, जैसे मैं एग्जांपल देने के लिए आपको समझाने के लिए करता हूं कि अगर एक डिपार्टमेंट में दो दो प्रोडक्ट्स है बन रही है जी, एक बेड है और एक चेयर है, तो ये बताए कि अगर हम लोग शिपमेंट की बात करते हैं तो फिर हम लोग जब एक ट्रक भेजना है तो एक ट्रक की तो कॉस्ट आएगी, लेकिन जो जगह ज्यादा घेर रही है वो प्रोडक्ट उसको ज्यादा कॉस्ट पड़नी चाहिए, या जिसका वेट ज्यादा है उसको ज्यादा कॉस्ट पड़नी चाहिए, और जिसका वेट कम है या वॉल्यूम कम है उसको कम कॉस्ट पड़नी चाहिए। तो इसलिए जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो नॉर्मली क्या, किस बेस पे एलोकेट की जाती है, नंबर ऑफ शिपमेंट्स पे भी हो सकती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ शिपमेंट्स में तब होती है जब वॉल्यूम और वेट तकरीबन क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर वॉल्यूम और वेट बहुत ज्यादा फर्क है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा लॉजिकल क्या बन सकती है, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो उसके लिहाज से हम लोग जो है वो इसकी एलोकेशन कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। रॉ मटेरियल्स स्टोर रूम, स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं। अब जो स्टोर रूम की कॉस्ट है, स्टोर का किराया है, स्टोर कीपर की तनख्वाह है, स्टोर के अंदर जो रैक्स पड़े हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन है, तो वो फिर हम लोग किस बेस के ऊपर करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जितने वो क्या करेंगे, मटेरियल रेक्विजिशंस करेंगे इशू। जितनी ज्यादा मटेरियल रेक्विजिशंस होंगी उतनी ज्यादा किसकी कॉस्ट होगी, वो वाली मटेरियल्स की स्टोर रूम की कॉस्ट है वो उनको चार्ज की जाएगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, एंड हम लोगों ने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि कौन सी कॉस्ट जो है वो किसकी बेस के ऊपर जो है वो एलोकेट हो सकती है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्ट मेथड एंड सीक्वेंशियल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट। मैंने आपके साथ जो वीडियोस शेयर की थी उसके अंदर मैंने आपको 3 मेथड जो है वो आपको सिखाने की कोशिश की है, वो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई भी हो जाएगा जिसमें 3 मेथड कौन से हैं। नंबर 1 एक है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 क्या है, सीक्वेंशियल मेथड, और नंबर 3 जो है वो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, वो सीक्वेंशियल मेथड को ही हम लोग एक मैथ दूसरे तरीके से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस बना के, तो उस तरीके से भी हम लोग जो है उसको कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड क्या है कि अगर आपके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा होंगे तो फिर आप लोग वो वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 3 हो जाएंगे तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको वो वाला सीक्वेंशियल मेथड लगाना पड़ेगा, या रेसिप्रोकल मेथड भी जिसको हम कहते हैं वो वाला आपको लगाना पड़ेगा।
ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। इस बुक के अंदर चूंकि क्वेश्चन ही सिर्फ इसी तरह के हैं जिसमें सिर्फ 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, तो हम लोग तीनों मेथड को अप्लाई करके इस क्वेश्चन के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों मेथड किस तरीके से काम करते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो जो अगर मैं आप लोगों को सीक्वेंस बताऊं कि हम लोग जब FOH को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो FOH सबसे पहले जो है वो हमारे पास 2 तरह के FOH होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल FOH और एक होते हैं अप्लाइड FOH। ये हम लोग जितनी भी डिस्कशन अभी कर रहे हैं ये एक्चुअल FOH की कर रहे हैं। एक्चुअल FOH जब भी खर्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी कोई भी एक्सपेंस हो गया है फैक्ट्री का, फैक्ट्री में हम लोगों ने माल मंगवाया, उसका हम लोगों ने कैरेज पे करना है, हम लोगों ने फैक्ट्री के अंदर जो बिजली का बिल आ गया उसकी हम लोगों ने एंट्री करनी है, फिर उसके बाद फैक्ट्री के अंदर जो है वो क्लीनिंग के लिए हम लोगों ने सप्लाईज मंगवाई हैं, सप्लाईज यूज की हैं, उसकी एंट्री करनी है, फिर हम लोगों ने फैक्ट्री के अंदर जो चौकीदार था उसकी तनख्वाह पे की है, उसकी भी एंट्री करनी है। अब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो सबसे पहले जब हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल FOH की बात करते हैं तो हम लोग क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग जब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जब एक्चुअल FOH की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल FOH, एक्चुअल FOH हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल FOH अकाउंट्स बना लेते हैं। अगर हमारे पास कौन सी वाली फैक्ट्री है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोग सिंगल डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मशीनिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम लोग डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंटल FOH अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंट्री करते हैं, या जिसको कह लें आप लोग जर्नल में एंट्री करते हैं और पोस्टिंग FOH के अकाउंट में करते हैं। इसके पैरेलल हम लोग डिपार्टमेंटल FOH शीट बनाते हैं। ये आप समझ लें कि एक एक्सेल की शीट बनती है जिसमें हम लोग FOH रिकॉर्ड करते हैं, FOH को हम लोग मेंटेन रखते हैं एक उनके डिफरेंट FOH अकाउंट्स बना के। अब इस शीट का जो फॉर्मेट हो सकता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फॉर्मेट बना सकती है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग जब नॉर्मली क्या होता है जी, इनडायरेक्ट मटीरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, और इसके अलावा ये तो दो खाने जरूर होते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सपेंस। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मीन डेली एक्सपेंस हो रहा है वो, तो हम लोग उसका क्या कर लेते हैं, एक खाना बना लेते हैं। फॉलो करें बात को। और अगर वो वाला नहीं होता, ओकेजनल होता है, कभी कभार होता है, तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके लिए अदर्स का कॉलम बना लेते हैं, और फिर आखिर में हम क्या कर लेते हैं, टोटल का कर लेते हैं। ओके, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग डेट लिखोगे। जब भी डेट में हमारे पास बिल आया तो अकाउंटेंट क्या करता है, एक तो FOH के डिपार्टमेंटल अकाउंट में एंट्री भी करता है और साथ ही ये क्या करता है, FOH की डिपार्टमेंटल जो शीट बना रहा होता है उसके भी खाने में क्या कर लेता होता है, वो भी इसकी एंट्री करता जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट की क्या बन जाती है, एक FOH की शीट बन जाती है। अगर कंपनी के अंदर 20 डिपार्टमेंट्स हैं तो ये कितनी शीट्स बनेगी, 20 शीट बनेगी। जैसे अगर मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एक सर्विसेज डिपार्टमेंट है तो उसके लिए एक सर्विसेज डिपार्टमेंट की FOH शीट बनेगी। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की FOH शीट बनेगी। एक हम कहते हैं जी GBS है, गिफ्ट बिजनेस स्कूल का डिपार्टमेंट, तो एक गिफ्ट बिजनेस स्कूल के FOH की शीट बनेगी। एक तो उनकी सैलरीज की शीट है, वो एक अलग है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा चूंकि ये एक सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कहते हैं ये एक फैक्ट्री है जो फुटबॉल बनाती है, सही है कि नहीं। अब फुटबॉल के बनाने के लिए वो क्या करते हैं जी, एक तो उनके पास कटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें वो फुटबॉल की जो लेदर होता है उसकी कटिंग करते हैं। दूसरा उनका स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। तीसरा उनके पास जो वो क्या है, उनका वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है।
और चौथा पैकिंग डिपार्टमेंट है, फिर एक सर्विसेज में उनकी जो जो बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिसको कह लें, एक उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट भी है, एक उनका क्लीनिंग डिपार्टमेंट भी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब जब भी अकाउंटेंट के पास कोई भी खर्चा आएगा, ये लिखा होगा कि ये किस डिपार्टमेंट का है। गेटिंग माय पॉइंट? उस बिल के ऊपर लिखा होगा कि ये किसको चार्ज करना है, या अगर उस नहीं लिखा हुआ तो फिर उसने ये देखना है कि ये किसका है, तो वो वहां पे उसको चार्ज करेगा। तो जब भी कोई भी इनवॉइस बनती है, कोई भी बिल बनता है, कोई भी आपके पास जो है वो कोई भी बिल आता है एज एन अकाउंटेंट, तो आप क्या करते हो, उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज करते हो। तो उसके आप FOH अकाउंट के अंदर भी आप क्या करते हो, उसकी एंट्री करते हो, और प्लस इसके अलावा आप क्या करते हैं, उसके डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट भी आप एक मेंटेन करते हैं। अच्छा, जब ये शीट बन जाती है, महीना पूरा हो जाता है। जब महीना पूरा हो जाता है तो हम लोगों ने एंड ऑफ द मंथ एक और प्रोसीजर करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि एक्चुअल FOH कितने थे, कितने एक्चुअल FOH कितने थे, और महीने के एंड के ऊपर हम लोग हर एक डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, अप्लाइड FOH भी करते हैं। अभी हम इसके ऊपर नहीं आ रहे, अगले लेक्चर में अप्लाइड FOH के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, एक्चुअल FOH। अब एक्चुअल FOH जब आ गए तो हमने कहा कि यहाँ पे तो हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है, 1 2 3, और उसके बाद 4 और 5। हमने कहा ये वाले जो डिपार्टमेंट है ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो दो डिपार्टमेंट हैं ये क्या हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अब इनकी जो FOH हैं ये भी अल्टीमेटली किसको जाने हैं, किसको, प्रोडक्शन को। क्योंकि हमने FOH अप्लाई तो सिर्फ किसको करने होते हैं, प्रोडक्शन को, क्योंकि अप्लाइड तो सिर्फ प्रोडक्शन को करेंगे। और अगर हम लोग ये अप्लाइड सिर्फ प्रोडक्शन को कर रहे हैं तो फिर ये भी तो भाई प्रोडक्शन को ही फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। इसलिए फिर इनके जो FOH हैं वो किसमें, हम पहला स्टेप क्या करेंगे, एंड ऑफ द मंथ हम जो वो प्रोसीजर्स लगाएंगे। जो पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो पहले इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि ये वाला जो काम करना है ये हम लोग पूरा महीना करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। गॉट माय पॉइंट? फिर उसके बाद हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं, एंड ऑफ द मंथ समराइजिंग करते हैं, हम लोग क्लोजिंग करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हर एक शीट को टोटल करते हैं, और उस शीट में से जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो किस में शिफ्ट करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो दिस इज एंड ऑफ द मंथ प्रोसीजर। इज इट क्लियर? कुछ होते हैं प्रोसीजर डेली, कुछ होते हैं एंड ऑफ मंथ, और कुछ होते हैं एंड ऑफ ईयर। तो ये तीन तरह के प्रोसीजर हम काम करते हैं FOH के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ये अभी जो समझ रहे हैं ये क्या है, ये एंड ऑफ मंथ प्रोसीजर है। जब भी एक महीना खत्म होता है हम तमाम FOH की शीट्स को बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं, और उनके जो टोटल होते हैं, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, वो किसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और उसके लिए हम लोग फिर कितने मेथड यूज करते हैं, 3 मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 सीक्वेंशियल मेथड, और नंबर 3 हम लोग जो है वो अलजेब्रिक मेथड आप उसको कह लें, या रेसिप्रोकल मेथड कह लें। तो अलजेब्रिक मेथड कहाँ पे नहीं लग सकता, जब सर्विसेज डिपार्टमेंट 2 से ज्यादा हो जाए। अगर 2 से ज्यादा सर्विसेज डिपार्टमेंट हो जाएं तो फिर इक्वेशंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर्स आ गए हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज आप करोगे तो आप जितने मर्जी चाहे 100 डिपार्टमेंट हो आप कर लोगे, लेकिन जब आप मैनुअल कैलकुलेशंस करोगे तो फिर आपसे पॉसिबल नहीं होगा, फिर लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, फिर उसके लिए और मेथड्स लगाना पड़ेंगे। इसलिए हम लोग जो है वो फोकस रहेंगे अपने लिमिटेड डेटा के ऊपर। ओके, और जब 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट हूं, जैसे हमने कहा जी 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, और किन किन सिचुएशन में किस किस डिपार्टमेंट को हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को उसके साथ साथ बताता जाऊंगा। ओके जी, अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। क्योंकि जी ये हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक असेंबली डिपार्टमेंट है और एक जो है वो मशीनिंग डिपार्टमेंट है। ये 2 डिपार्टमेंट हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हमारे पास
टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री ऑफिस आर सर्विसेज डिपार्टमेंट। और दो डिपार्टमेंट हमारे पास कौन से हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस और क्या है, फैक्ट्री ऑफिस। बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री ऑफिस, ये दो हमारे पास क्या है सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं। ओके, अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर असेंबली एंड मशीनिंग। अब इनके द फॉलोइंग डाटा हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर्स ऑपरेशंस। अगले साल के ऑपरेशंस के लिए ये डाटा जो है वो उन्होंने क्या किया है, एस्टिमेट किया है। असेंबली में हमारे पास 80,000 मशीन लेबर आवर्स होंगे और मशीनिंग में हमारे पास 40,000 लेबर आवर्स होंगे। और फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड जो है वो फैक्ट्री ऑफिस 10% है, असेंबली 40% है और मशीनिंग डिपार्टमेंट 50% जो है वो एरिया को कवर करता है या एरिया उन्होंने घेरा हुआ है। अब आ जाती है बात इनके जो हम लोगों ने FOH जो थे वो जब हम लोगों ने पूरा महीना किए तो हमने कहा जी बिल्डिंग मेंटेनेंस को जो हमने FOH चार्ज किए उनकी शीट से जब हमने टोटल किया उसकी जो समरी बनाई तो वो हमारे पास क्या बन गई है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस को कितने हमने FOH चार्ज किए हैं 90,000, फैक्ट्री ऑफिस को कितने किए हैं 1,71,000, असेंबली को कितने किए हैं 3,78,000 और मशीनिंग डिपार्टमेंट को कितने किए हैं 3,28,000। अब वो कहता है जी कि बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विसेज all departments of the company and its cost are allocated using floor space occupied। जो बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्व करता है। जैसे आपको ऊपर वाले परसेंटेजेस से भी नजर आ गया होगा कि इसकी तमाम की तमाम डिपार्टमेंट्स, अच्छा उसे वहां पे नहीं दिया हुआ, सारे डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। उसने कह दिया कि कितने डिपार्टमेंट्स है टोटल कंपनी में 4। तो जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो क्या कर रहा है 3 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, किसको, ऑफिस को भी और असेंबली को भी और मशीनिंग को भी। ओके ओके, while factory office costs are allocable to assembly and machining on the basis of direct labor hours। अब यहाँ पे उन्होंने एक तो बता दिया कि कितने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है और दूसरा उन्होंने एलोकेशन बेस भी बता दी, डिस्ट्रीब्यूशन बेस भी बता दी। पहले वाले की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड, फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड की बेसिस के ऊपर कौन सी कॉस्ट एलोकेट होनी है, बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो जो हमने पहले एक्सरसाइज किया उसमें हमने ये बेस आइडेंटिफाई करना सीखा था, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, हम इसकी बेसिस के ऊपर एलोकेट करना सीखेंगे। ओके, और दूसरी जो है वो किस बेस के ऊपर एलोकेट हो रही है, बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। सो आपके क्वेश्चन के अंदर ये वाली क्या होगी, गिवन होगी। ये आपका डेटा आपको बताएगा कि कौन सी किसके ऊपर एलोकेट होनी है। ओके जी, अब पहली रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूट द सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को यूज करके हम लोगों ने क्या करना है, एलोकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक्सरसाइज है जी हमारे पास कौन सी, E47 और उसके लिए है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट FOH, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट FOH। ओके, अब आप जरा गौर करें जी, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो है वो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लें, फिर उसके बाद आप डिपार्टमेंट्स लिख लें। पहला डिपार्टमेंट क्या है आपके पास, बिल्डिंग मेंटेनेंस। मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, पहले सर्विसेज लिख लेता हूँ, अदरवाइज कोई बंदिश नहीं है कि पहले कौन से लिखने हैं आप लोगों ने। क्लियर हो रही बात, जो मर्जी लिख लें। तो हम लोग जो है इसको उलट भी लिख सकते हैं कि पहले हम लोग इसको लिख लें असेंबली, फिर उसके बाद क्या है मशीनिंग, फिर क्या है बिल्डिंग मेंटेनेंस और फैक्ट्री ऑफिस। चले मैं इस तरीके से उनको शॉर्ट करके लिख देता हूं। अब इनके पास जो है इनके टोटल FOH जो हमें गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग ये हम कौन सा कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है जी? ओके,
असेंबली डिपार्टमेंट के जो FOH हैं जो हमें गिवन हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो हैं जी हमारे, हमें दिए गए हैं 378 और 3,28,000, 378 और 328, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के वो मैं नोट कर लेता हूँ, 378,000 एंड 328,000। और बिल्डिंग मेंटेनेंस के जो है वो हमें, ये भी हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 90,000 एंड 1,71,000। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं जी, दैट इज 90,000 और 1,71,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें डायरेक्ट मेथड है चूंकि, इसलिए हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक को क्या कर लेंगे, पहले ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड के अंदर कोई भी सर्विसेज डिपार्टमेंट की एलोकेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट को नहीं करनी, चाहे वो सर्विसेज भी दे रहा हो। गॉट माय पॉइंट? ये फर्क है मेथड्स के अंदर। तो डायरेक्ट मेथड में आपने सिर्फ एलोकेशन किसको करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, सर्विसेज डिपार्टमेंट को आपने एलोकेशन नहीं करनी। आल्दो ये देखिएगा अभी बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, 3 डिपार्टमेंट्स को। किस किस को, असेंबली को, मशीनिंग को और फैक्ट्री ऑफिस को। लेकिन हम लोगों ने इसकी एलोकेशन किसको करनी है, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स को। किन किन को, मशीनिंग एंड असेंबली को। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। इज इट क्लियर? तो इसलिए जिस मर्जी डिपार्टमेंट को पहले ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एलोकेशन आपने सिर्फ किनको करनी है, 2 डिपार्टमेंट्स को। अगर 3 है तो 3 को, 4 है तो 4 को। लेकिन रूल क्या है, सिर्फ किसको करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इज इट क्लियर जी? ओके, अब आप जरा गौर करें जी। हमने कहा जी कि ये 90,000 सपोज बिल्डिंग मेंटेनेंस की कॉस्ट है। अब 90,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस हम करने जा रहे हैं। क्लियर है? और इसकी मैं वर्किंग कर लेता हूं 1 के तौर पे, सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप आगे भी लिख सकते हैं। तो इसकी वर्किंग अगर मैं 1 करता हूं तो आप जरा देखें बेटे कि हमने ये कहा कि हमारे पास, पहले हम देखेंगे कि ये किस बेस पे एलोकेट होने हैं। हमें ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये किस बेस पे एलोकेट होने हैं जी। किस बेस पे होने बेटे, इसको हमने करना है एरिया ऑक्युपाइड के ऊपर। किसके ऊपर करना है, एरिया ऑक्युपाइड के ऊपर। और एरिया ऑक्युपाइड कितना है हमारे पास, ये देखें जरा कि क्या है, फैक्ट्री ऑफिस, असेंबली और मेंटेनेंस। ये दिया हुआ है ना, 10%, 40% एंड 50%। इज इट क्लियर? ओके, अब जब चूंकि हम लोग फैक्ट्री ऑफिस को तो इसकी एलोकेशन कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं, तो इसलिए फिर इसको भी हम यहां से क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे। और सिर्फ कौन सी 2 परसेंटेजेस लेंगे, असेंबली और मशीनिंग की। अब ये टोटल मिलके कितनी हो गई, 90%। उसमें से कितने परसेंट असेंबली को है और कितने परसेंट, 50% मशीनिंग को है। अब मैं इसकी एलोकेशन कैलकुलेशन करना आपको सिखा देता हूं कि आप कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले इसको करना है 40 डिवाइडेड बाय 90, मीन ये मैंने क्या किया है, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। इज इट क्लियर? और मल्टीप्लाई बाय जितनी आपने एलोकेशन करनी है, कितनी अमाउंट एलोकेट करनी है, 90,000 को। इज इट क्लियर? आप इसका रेट भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, 90,000 आप ले लें और टोटल आप इसके नीचे परसेंटेज लिख दें, 90,000 डिवाइडेड बाय 90। इज इट क्लियर? तो क्या आ गया जवाब आपके पास बेटे? जी बेटे, वो हम कर लेते हैं ना। अभी इसका मैं रेट अगर निकालता हूं तो ये रेट क्या आ गया बेटे, 1000। रेट क्या आ गया, 1000। अब इसका पहले वाले का पोर्शन कितना है असेंबली का, मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये 40,000 आ जाएगा। और दूसरे का क्या है, इसी तरीके से 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और टोटल कितना है बेटे, 90,000।
याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने क्या करना है, जब आपने किसी की एलिमिनेट कर दिया ना, उसकी परसेंटेज को भी फिर काउंट नहीं करना, फिर रेशो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये यहाँ पे मैंने रेशो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाया है। पहले असेंबली है और मशीनिंग है। असेंबली की रेशो क्या है बेटे, 40%, इसकी क्या है 50%, और टोटल कितनी बनी 90%। इज इट क्लियर? तो अब आप ये देखो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय असेंबली की परसेंटेज, दैट इज 40। उसी तरीके से मशीनिंग की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग की परसेंटेज, वो क्या है 50, तो दैट इज 50%। तो बेसिकली ये क्या है, ये 40% का मतलब क्या है, ये 4:5 इज इक्वल टू क्या बन गया 9। तो आप क्या कर लोगे, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 90,000 या 5/9 मल्टीप्लाई बाय 90,000। समझ आ रही बात की कि नहीं? बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जब इनकी एलोकेशन करते हैं। सो हमने 90,000 को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है किसके दरमियान में, मशीनिंग और असेंबली में। और असेंबली को कितना मिला है 40,000 और मशीनिंग को 50,000, और ये क्या हो गया है 90,000, इसमें से क्या हो गया है माइनस। फॉलो करें बात को, क्योंकि ये हम लोगों ने माइनस करके किस में भेज दिया है, मशीनिंग और असेंबली में। ओके जी, अब आप ये देखिए जी, उसके बाद क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करना है हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। अब फैक्ट्री ऑफिस को असेंबली को कितना चार्ज होगा, अब देखें फैक्ट्री ऑफिस के कितने एक्सपेंस हैं, 1,71,000। अब 1,71,000, और ये किस बेस पे करना है हम लोगों ने, लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर। फॉलो करें बात को, तो इसके लेबर आवर्स कितने थे, पहले वाले के लेबर आवर्स कितने थे, हम लोग अपने क्वेश्चन में से देखते हैं, कितने हैं जी 80,000, और इसके कितने हैं 40,000, तो टोटल मिला के कितने बने 90,000। इज इट क्लियर? 1,20,000। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जी 80,000 प्लस 40,000 इन दोनों को, तो ये 1,71,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो अब आप जब इसको डिवाइड करोगे बेटे तो क्या आता है जवाब आपके पास, 1.425 पर लेबर आवर रेट आ गया। आप क्या करो, सबसे पहले रेट निकाल लो। यहां पे भी मैंने क्या किया है, पहले रेट निकाला था, ये 1000 क्या आ गया था 1000 पर स्क्वायर फीट पर मीटर पर जो भी आता इसका यूनिट था, वो रेट आ गया था। अब 40 स्क्वायर फीट इसके हैं अगर, और 50 स्क्वायर फीट इसके हैं, तो फिर उसी लिहाज से हम लोगों ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है। तो मीन क्या करोगे आप, पहले रेशो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा के उसकी एक रेट निकाल लोगे, या फिर आप लोग अगर दूसरे तरीके से करते हो, जैसे मैं कहता हूं ये असेंबली, तो क्या करोगे, रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। पहले की रेशो कितनी थी बेटे 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,71,000। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें कि 1,71,000 को 1,20,000 के साथ डिवाइड करके एक रेट निकाल लो, और उसी रेट को क्या करो, उनकी जो पर्टिकुलरली लेबर आवर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगी, सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। ये एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट बेस। देखो टोटल कॉस्ट कितनी थी 1,00,000,
71,000 डिवाइडेड बाय टोटल बेस हमारे पास कितनी आती थी 1,20,000 आर, और असेंबली डिपार्टमेंट के कितने आर्स थे 80,000। तो इसके इस तरीके से भी, इस तरीके से तो आपने एक रेट निकाल लिया, उसको आपने 80,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो 1.425 को जब आप 80,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जवाब आएगा बेटे 1.425 आ गया ना आपके पास। 1.425 मल्टीप्लाई बाय 80,000, तो आपके पास असेंबली के आ जाएंगे। असेंबली क्या है जी, असेंबली डिपार्टमेंट को एलोकेशन हो जाएगी कितनी जी बेटे 1,14,000। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद 1.425 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो कितना आ जाएगा बेटे 57,000। अब ये जो वर्किंग हम लोगों ने की है इसको आप उस अपने टेबल में लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1,14,000 और यहाँ पे आ जाएगा जी 57,000। इस लिहाज से यहाँ पे आ जाएगा जी 1,71,000। इसका भी माइनस कर देंगे, ये दोनों को भी नेट किया तो 0 आ गया, और इन दोनों को जब आपने सम किया तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, जब आप तीनों का जी टोटल एफओएच कितने आ जाएंगे बेटे 3,78,000 जमा 40,000 जमा 1,14,000। $5,32,000 और इसी तरीके से 3,28 जमा 50 जमा 57 107 4,35,000 इसके आ जाएंगे। दिस इज योर डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। डायरेक्ट एलोकेशन के तहत आप क्या कर सकते हो, इसकी एंट्री कर सकते हो। इज इट क्लियर जी? अब मैं ये वाला जो मैंने कैलकुलेशन की है इसका कोई ना कोई मकसद है। मैंने जैसे आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जितने भी टेबल बनाओगे, जितनी भी कैलकुलेशन करोगे, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंट्री करना। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग में आपने जो भी कैलकुलेशंस करनी है उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, जर्नल एंट्री करना। क्लियर है? ओके, अब मैं आपको इसकी एंट्री का सीक्वेंस बताने लगा हूं। नंबर 1, पहली जर्नल, चले यहां पे मैं जर्नल एंट्रीज लिखने लगा हूं। जर्नल एंट्रीज नंबर 1, पहली एंट्री क्या होगी। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है जर्नल एंट्री में, सबसे पहले रिकॉर्डिंग एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, इज इट क्लियर जी? ओके, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एफओएच जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके। एफओएच कौन सा डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट। फिर क्या करोगे, एफओएच मशीनिंग डिपार्टमेंट। फिर क्या करेंगे आप, एफओएच सर्विसेज में कौन से, बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फिर एफओएच कौन सा, फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर जी? अब आप इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के साथ क्या करेंगे, आप लोग क्या कर लिखेंगे, इसके कितने हैं बेटे 3,78,000। फिर ये कितने हैं 3,28,000। ये कितने हैं 90,000 और ये कितने हैं 1,71,000। और क्रेडिट क्या किसको करेंगे, एफओएच कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग एक्चुअल एफओएच टू डिपार्टमेंट्स। हम एक्चुअल एफओएच किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स में। अच्छा, इससे पहले भी एक स्टेप होता है, नंबर 1 इनिशियल स्टेप क्या होता है कि वो मैंने आपको एंट्री बताई थी, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वेरियस अकाउंट्स या वेरियस पेएबल अकाउंट्स क्रेडिट।
ये पहली एंट्री होती है, इससे हम लोग सारे के सारे एफओएच किस में डालते जाते हैं, एक एफओएच अकाउंट के अंदर। फिर क्या करते हैं हम लोग, हर महीने के एंड के ऊपर जो भी उनकी एफओएच की शीट होती है उससे हम लोग देख के क्या करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। तो अगर मैं इसी सवाल की एंट्री करता हूं तो पहली एंट्री क्या जी, 378, 328, 90 और 171। तो कितना टोटल बनता है बेटा इनका, $9,67,000 जो है वो इसकी आ जाएगी। ये आ जाएगा डेबिट सारे आ जाएंगे और ये सारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। क्लियर है जी? ओके। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम लोगों ने सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या किया है, किन डिपार्टमेंट्स में भेज दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अब आप लोग देखें जी, नेक्स्ट सेकंड एंट्री क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ओके। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, कौन से दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे आपके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब असेंबली, अच्छा जिसको चार्ज कर रहे हो उसको डेबिट कर दो, जिसमें आप लोग उसको शिफ्ट कर रहे हो, जिसको चार्ज कर रहे हो उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो क्या लिखूंगा, एफओएच असेंबली डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट, और एफओएच मशीनिंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करूंगा, एफओएच बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये कितना था बेटे, 90,000। इसमें से इसको कितना चार्ज हुआ था, 40,000, और इसको कितना हुआ था, 50,000। तो जो मैंने टेबल में कैलकुलेशंस की हैं वही क्या कर दी है, उधर मैंने एंट्री कर दी है। क्लियर है? 90,000 ये डेबिट था, ये 90,000 क्रेडिट हो गया, तो ये वाला अकाउंट क्या हो गया, नील हो गया, क्लोज हो गया। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक एक करके सर्विसेज डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ की एंड के ऊपर क्लोजिंग करते हैं ना लोग, तो ये भी क्लोजिंग की एंट्रीज होती है। क्लियर है? ओके जी। इसके बाद क्या नहीं है, दूसरी एंट्री फिर ऑटोमेटिकली आपको चल जाएगी पता। तीसरी एंट्री क्या होगी बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को फैक्ट्री ऑफिस की कॉस्ट आप चार्ज करेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग बेटे, एफओएच अकाउंट, सॉरी एफओएच असेंबली डिपार्टमेंट डेबिट, एफओएच मशीनिंग डिपार्टमेंट डेबिट, और एफओएच फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट है बेटे, 1,71,000। ये तो आप क्रेडिट कर दोगे, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो की है वो आप टेबल से देख लेंगे कितनी की है, 1,14,000 और 57,000। तो इसको आप लोग उसमें डेबिट कर देंगे, 1,14,000 और ये 57,000 से डेबिट कर देंगे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, ये 3 एंट्रीज करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जी बेटे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछिए। क्लियर है? ओके जी, लेट्स मूव अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब उन्होंने ये कहा जी कि सेम क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को अब आप क्या करो, सीक्वेंशियल मेथड से करो। अब सीक्वेंशियल मेथड जैसे नाम से ही जाहिर है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन यही करनी है, काम यही करना है, लेकिन एक सीक्वेंस से करना है। क्या करना है, एक सीक्वेंस से करना है। और सीक्वेंशियल मेथड के लिए जो हम लोग काम करते हैं बेटे,
distribution of FOH to production departments कौन सा मेथड है? सीक्वेंशियल मेथड। ये वही वाला है E47 रिक्वायरमेंट नंबर 2। ओके, अब ये सीक्वेंशियल मेथड में जैसे नाम से ही जाहिर है एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस क्या सीक्वेंस है? क्या करना है? नंबर 1, एलोकेट फर्स्ट of that department which is serving the most departments. आपने सबसे पहले एलोकेशन किसकी करनी है? उस डिपार्टमेंट की जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। इज इट क्लियर? अब हमारी एग्जांपल के अंदर तो वो कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 2 प्रोडक्शन है और 2 सर्विसेज है। अब एक सर्विसेज है बिल्डिंग मेंटेनेंस और एक का है फैक्ट्री ऑफिसेस। अब बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है वो ये कहता है जी कि वो कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है? 3 डिपार्टमेंट्स को। और जो फैक्ट्री ऑफिस है वो कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है? 2 को। तो पहले फिर आप किसकी एलोकेशन करेंगे? बिल्डिंग मेंटेनेंस की। और फिर उसके बाद जो है वो क्या करोगे आप? दूसरे डिपार्टमेंट की करेंगे। अच्छा, पहले वाले जो हम डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलोकेशन बिल्कुल इग्नोर कर दी थी। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट क्या फर्क है? वी विल डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट to services departments as well, but no reciprocal allocation. हम पहले वाले डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलोकेशन बिल्कुल क्या कर दी थी? इग्नोर कर दी थी। यहां पे हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, हम सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल जो है वो एलोकेशन नहीं करेंगे। गॉट इट? मीन जो पहले डिपार्टमेंट की एक दफा एलोकेशन हो गई उसको वापस दोबारा से उस डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? तो लेकिन चूंकि यहाँ पे तो एक तरतीब वैसे ही दी हुई है इसलिए हमें इसमें फिक्र भी नहीं है। वही वाला हम लोग फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं और हम लोग क्या वो यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन का कॉलम है और इसमें हम लोगों ने पहले कौन सा डिपार्टमेंट बनाना है? असेंबली, फिर है जी मशीनिंग, फिर उसके बाद है जी बिल्डिंग मेंटेनेंस और फैक्ट्री ऑफिस। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल FOH लिख लें जी हर एक के। डिपार्टमेंटल FOH कितने कितने थे? 378,000, 328,000, 90,000, 171,000। अब हम लोगों ने सबसे पहले किसको एलोकेट करना है? जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। और वो कौन सा डिपार्टमेंट है? बिल्डिंग मेंटेनेंस का। तो एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट्स, ठीक है ना जी। और अब आप क्या करोगे? अब सबको करना है। अब आपने सर्विसेज को इग्नोर नहीं करना है। ओके जी, अब आप क्या करते हो? इसकी तो सीधी सीधी उन्होंने परसेंटेज दी हुई है। कितने कितने परसेंटेज दी हुई है कि इसको कितने परसेंट है? 40, इसको कितना है? 50 और इसको कितना है? 10। मीन 90,000 का उसी रेशो से आप क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, पहले ही रेट निकाल के दिया हुआ है, रेशो रेट ही होता है ना। ओके, अब आपने 90,000 का 40% लेना है। 90,000 का 40% कितना बना बेटे?
90,000 का 50% 45,000, 36,000 और 10% हो गया जी 9,000। इज इट क्लियर? ये तीनों को मिला के टोटल होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जब भी आप एलोकेशन कर रहे हो तो सबका टोटल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके अमाउंट के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 90,000 को आप माइनस लिख दोगे। अब इससे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0। गॉट इट जी? चलें अभी यहाँ पे नहीं लिखते हैं 0, नीचे जाके लिखेंगे इसको एंड पे। ओके जी। अब उसके बाद क्या करोगे आप, एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस, ऐसे ही है ना जी। अब चूंकि यहाँ पे है ही, तो उसके बाद अगर ये 3 होते, 3 क्या होते, सर्विसेज डिपार्टमेंट, और 2 होते कौन से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो टोटल डिपार्टमेंट कितने थे, 5। पहले फिर किसको करते, जो 4 को सर्व कर रहा होता, फिर दूसरा किसको करते, जो 3 को सर्व कर रहा होता, और फिर तीसरा किसको करते, जो 2 को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा होता। इज इट क्लियर? समझ गए? तो इस सीक्वेंस से करना है, इसीलिए हम लोग इसको सीक्वेंशियल मेथड बोलते हैं। ओके जी। अब आपने जब इसको इन दोनों को किया तो अब इन दोनों का टोटल लेना है, 1,71,000 नहीं लेना, बल्कि क्या लेना है, इन दोनों का टोटल लेना है। तो टोटल कितना बन गया बेटे, 1,80,000। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, वर्किंग 1 कर लेते हैं। अब इसकी वर्किंग कर लें। वर्किंग क्या है जी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस, ठीक है ना जी, ये आ जाएगा रेट। टोटल कॉस्ट कितनी है जी बेटे, 1,80,000, और ये बेस इसकी क्या है, लेबर आवर्स। तो टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, 1,20,000। हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, हमने कहा जी पहले डिपार्टमेंट के थे 80,000, दूसरे डिपार्टमेंट के 40,000, टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए, 1,20,000। अब 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1.5 रेट आ गया। अब इसी लिहाज से आप लोग देख लो, असेंबली को क्या चार्ज होंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, और इसी तरह से मशीनिंग को क्या चार्ज होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000। अब 1.5 जर्ब करेंगे 80,000 तो कितना हो गया बेटे, 1,20,000 जो है वो इसको चार्ज आ जाएगा, और 1.5 मल्टीप्लाई 40,000 क्या आ जाएगा जी, 60,000 इसको आ जाएगा, ऐसे ही है। और टोटल कितना आ गया जी, 1,80,000। इसको आप लोगों ने क्या किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इन दोनों को जब आपने टोटल किया इसके लिहाज से, तो ये क्या आ जाएगा जी, 3,78, 36 और 1 20। $5,34,000, और इसी लिहाज से ये भी बेटे कर लें, 4,33,000। इन दोनों को टोटल करें बेटे, 9,67,000 पूरा हो गया ना, क्लियर है, समझ आ गई बात की। अब इसी तरीके से अब आप इसकी एंट्रीज करने जाओगे, तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, एलोकेशन ऑफ FOH टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FOH टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो जो हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री की थी नंबर 1 वाली, ये वाली FOH सारे जितने, अगर 10 डिपार्टमेंट से तो 10 FOH अकाउंट डेबिट और FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इसी तरीके से ये वाली एंट्री FOH। अच्छा अब यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखते हैं जी, हम एंट्रीज कर लेते हैं, चले मैं सारी करवा देता हूँ। पहली एंट्री क्या होगी, FOH असेंबली, FOH, फिर कौन सी है बेटे,
मशीनिंग, फिर FOH बिल्डिंग मेंटेनेंस, फिर FOH फैक्ट्री ऑफिस। 3,78,000, 3,28,000, 90,000, 1,71,000 और टोटल आ गया इसका जी FOH कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे और ये आ जाएगा जी 9,67,000। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या करोगे आप लोग? एलोकेशन ऑफ किसकी है जी? सबसे पहले किसकी की थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट। ओके, तो क्या करोगे? FOH असेंबली, FOH मशीनिंग, फिर उसके बाद FOH फैक्ट्री ऑफिस। अब ये देखो, ये तीन डिपार्टमेंट को एलोकेट हुई थी, 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर? 1, 2 और 3 डिपार्टमेंट्स को चूंकि हमने चार्ज की थी तो इसलिए आप तीनों को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसको करोगे? 90,000 को। तो अब आप लोग इसकी लिख लेंगे जी, ये कितनी बनती है जी? 36, 45 और 9,000। ये आ जाती जी 36,000, ये आ जाएगा जी 45,000, ये आ जाएगा जी 9,000 और यहाँ पे आप लिखोगे FOH बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और ये अमाउंट कितनी आ जाएगी जी? 90,000 की अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से आप इसकी ये वाली एंट्री कर लेंगे और फिर इसके बाद जो है वो आखिरी वाली तीसरी एंट्री क्या होगी? FOH असेंबली, FOH कौन सी वाली? मशीनिंग और FOH फैक्ट्री ऑफिस। अब आप डेबिट कितना करोगे? 1,20,000, 60,000 और ये कितना आ जाएगा फिर? 1,80,000। इस तरीके से बेसिकली वो टेबल हमें ये एंट्रीज करने में मददगार होगा। ये एंट्रीज करने के लिए हम लोग जो है वो उस टेबल को फॉर्मुलेट करते हैं, वो वाले टेबल को बनाते हैं। गॉट इट जी? समझ गए बात को? ओके जी। अब हम लोग, हमने कहा था एक तीसरा मेथड भी करेंगे। हम कर तो लिया आपने, कोई बात नहीं, कर लें, डजंट मैटर। आप कर लो नोट। पिछले वाली स्लाइड तो नहीं चाहिए? Okay, now we will attempt this question by algebraic method. algebraic method जब दो डिपार्टमेंट होंगे, दो सर्विसेज डिपार्टमेंट, तो आप algebraic method अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब ये देखें जी, algebraic method में आपने एक सबसे पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप 1, फॉर्मुलेट algebraic इक्वेशंस। सबसे पहले आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस बनानी, जितने डिपार्टमेंट्स उतनी इक्वेशंस। क्लियर है? अगर आपके पास 10 डिपार्टमेंट है तो 10 इक्वेशंस बनेंगे। यहां पे चूंकि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 4। इज इट क्लियर? तो 4 डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी वो हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा वाला डिपार्टमेंट था? असेंबली। मैं इसको A से लिख लेता हूं, ठीक है? असेंबली डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, असेंबली डिपार्टमेंट के FOH कितने थे? 3,78,000 प्लस, इसमें और प्लस होना है क्या? 40% ऑफ किसका? बिल्डिंग
मेंटेनेंस। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात की? और प्लस क्या होना है इसमें, कुछ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। अब फैक्ट्री ऑफिस का कितने परसेंट होगा, ये मैं परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका बताने लगा हूं, रेशो कैलकुलेट करने का तरीका बताने लगा हूं। अब कैसे करोगे आप लोग, अब ये किस बेस पे हो रही है, लेबर आर पे, ऐसे ही है, समझ आ रही बात की? अब मुझे बताएं कि इसके लेबर आवर्स कितने थे असेंबली के, 80,000, और मशीनिंग के लेबर आवर्स कितने थे, कितने बेटे, 40,000। इज इट क्लियर? टोटल कितने हुए, 1,20,000। समझ गए बात को? ओके, अब आप ये देखें जी, इसकी परसेंटेज निकलेगी 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 ज़रब 100, कितना निकला, 66.67%। क्लियर है जी? ओके, और इसी तरीके से इसका क्या निकलेगा दूसरे वाले का, 40,000 तकसीम 1,20,000 ज़रब 100, तो क्या निकला बेटे, 33.33%। सही है, क्योंकि उसको राउंड ऑफ कर लिया, इसको हम नहीं करेंगे फिर। क्लियर है जी? ओके, अब आप जरा गौर करें जी, ये क्या बनता है, 66.67%, यही मैं इसको 67% कर दूं राउंड ऑफ, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं, इसको आसानी के लिए 67%। क्लियर है? ओके, अब उसके बाद क्या, कौन सा वाला है, मशीनिंग। मशीनिंग डिपार्टमेंट 3,28,000 प्लस कितने परसेंट है, 50% ऑफ किसका, प्लस 33% ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। इज इट क्लियर? समझ आ गई ना इक्वेशन कैसे बनानी है? क्वेश्चन में बाल का तो आपको ये परसेंटेजेस दी हुई होंगी, लेकिन अगर आपको परसेंटेजेस ना दी हुई हो तो फिर कैसे करोगे, तो आप उसी रेशो को यूज करके परसेंटेज निकाल लो। क्लियर है? ओके, अब उसके बाद क्या है, बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी थी बेटे, 90,000 प्लस क्या करोगे बेटे इसमें, बिल्डिंग मेंटेनेंस की कॉस्ट 90,000 थी प्लस कुछ है, बिल्डिंग मेंटेनेंस को कोई भी डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे नहीं ना कर रहा, तो प्लस तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? और उसके बाद क्या है, फैक्ट्री ऑफिस, वो कितनी थी बेटे, 1,71,000 प्लस क्या करोगे इसमें, शाबाश, 10% ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस। ये भी गिवन है हमारे क्वेश्चन में, गिवन है ना? अगर ना दी हुई होती तो कोई ना कोई बेस दी हुई होती, उस बेस को यूज करके क्या कर लेते, ये परसेंटेज निकाल लेते। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई जी बेटे, 40% ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड 67% ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। कहाँ पे, नहीं हम ये कह रहे हैं फैक्ट्री ऑफिस को बिल्डिंग मेंटेनेंस कितनी सर्विस दे रहा है, 10%, तो हमने यही इसमें ऐड करना है 10%। देखो जरा 40 और 50 और 10, 100 हो गया ना, बिल्डिंग मेंटेनेंस की 100 पूरी हो गई, फैक्ट्री ऑफिस की भी 100 पूरी हो गई, यही करना है। क्लियर हो गई बात, समझ गए हो? ओके, अब आप ये देखो जी, अब ये वाली इक्वेशन है, इसमें से बिल्डिंग मेंटेनेंस की अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट पुट करोगे तो आपके पास फैक्ट्री ऑफिस की कॉस्ट आ जाएगी। फॉलो करे बात को? इसलिए हम लोग क्या करते हैं
कि फैक्ट्री ऑफिस इज इक्वल टू 1,71,000 जमा क्या करोगे 0.1 ऑफ किसके 90,000 का, तो ये आ जाएगा जी 1,71,000 जमा क्या करोगे 9,000 बराबर किसके आ गए 1,80,000। इज इट क्लियर? और नहीं समझ आई तो पूछ लो। ओके जी, अब ये 1,80,000 ये हो गई, 90,000 ये हो गई, इन दोनों की वैल्यू ही हमने निकालनी है। इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास ये भी वैल्यूज आ जाएंगी। सर मुझे एक कह रहा है, देखिए नीचे आपने जो परसेंटेज निकाले 67%। हाँ ठीक है, इधर आपने लिखा मशीनिंग के आगे लिखा 33%। बेटे मैं ये कह रहा हूँ असेंबली को कितने % चार्ज होंगे किसके फैक्ट्री ऑफिस के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ऑफिस की डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाल रहा हूं। फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 डिपार्टमेंट्स में, किस किस में, असेंबली में और मशीनिंग में। कितने % असेंबली को जाएगा 66%, 67%। और कितने % जाएगा मशीनिंग को, कितने %, 33%। तो टोटल कितना हो गया 100%। किसकी कॉस्ट, फैक्ट्री ऑफिस की। फैक्ट्री ऑफिस की कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। क्लियर है? ओके अब आप करो जी असेंबली इज इक्वल टू 3,78,000 जमा कितने % है 0.4 और किसकी बिल्डिंग मेंटेनेंस की, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस कितनी थी 90,000 जमा ये कितना है 67%, 0.67 इंटू 1,80,000। तो अब आप कर लो जी इसकी कैलकुलेशन कर लो। 3,78,000 जमा क्या करेंगे इसको 36,000 जमा ये करेंगे कितना बनेगा 1,14,000 राउंड ऑफ कर लें 5,34,600 टोटल आ जाएगा। ये 600 है फिर सही है। क्लियर है जी? ओके अब मैं एम भी निकाल लेता हूं 3,28,000 जमा 0.5 इंटू क्या करूंगा 90,000 प्लस 0.33 इंटू क्या करूंगा 1,80,000। तो कर लो बेटे कितना आता है, शाबाश 3,28,000 प्लस 45,000 प्लस 4,32,400। तो ये आ जाएगा जी 66,400। ऐसा ही है ना? 59,400 नहीं यार नहीं ये 56,400। कौन सा बेटे 1,20,000। ओके एक मिनट है जी फिर इसको सही कर लेते हैं। 1,20,600 और ये क्या आएगा 1,59,400 और इस तरीके से ये आ जाएगा। बेसिकली ये वाला मेथड क्या है कि हम लोग जो भी लॉजिक हमें दी हुई होती हैं हम उनको यूज करके पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग जब सर्विसेज डिपार्टमेंट की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एक बड़ा सिंपल सा केस था जिसमें हमारे पास जो रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं थी। होता क्या है नॉर्मली कि बिल्डिंग मेंटेनेंस इसको सर्व कर रहा होता है और फैक्ट्री ऑफिस इसको सर्व कर रहा होता है। फॉलो कर रहे हो बात को? एक दूसरे को जब सर्विस दे रहे होते हैं ना तो फिर हम लोग जो है वो ये सीक्वेंशियल मेथड नहीं लगा सकते हैं और अगर हम लगाएं भी तो फिर रेसिप्रोक हो जाती है तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल करते रहते हैं। क्लियर है? तो इसके ऊपर जो है वो फर्दर क्वेश्चन जो है वो मैं अगली क्लास में आप लोगों के एक और करवाऊंगा
ताकि आपको मजीद जो है इसमें क्लैरिटी आ जाए, आप लोग इसको समझ लेंगे। अदरवाइज मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया उसमें भी ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को समझाने की, सिखाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे दोबारा से भी कंसल्ट कर सकते हैं।